हाँ जी, स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों। बेटा हमने आदिकाल जो है वो शुरू कर रखा है और आदिकाल से संबंधित जो उसकी प्रमुख परिस्थितियाँ थी, प्रवृत्तियाँ थी और जो उसमें विभिन्न साहित्य हैं, वो हमने इससे पहले की वीडियो में, इससे पहले की क्लास में जो है वो कर लिया था। अब आज की क्लास में, इस क्लास में आपको आदिकाल का सीमांकन, आदिकाल की समय सीमा, सीमांकन से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम इस क्लास में करेंगे। ये जो टॉपिक है बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आदिकाल से संबंधित आपको प्रश्न जो पूछे जाते हैं, क्योंकि जब हम आदिकालीन समस्याओं की बात करते हैं तो आदिकाल में जो सबसे मुख्य समस्या है वो यही है कि आदिकाल का जो सीमा निर्धारण है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, आदिकाल का समय कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। विभिन्न जो विद्वान हैं उनके जो मत हैं वो अलग अलग हैं आदिकाल के समय को लेकर। कुछ विद्वान जो हैं वो अपभ्रंश साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत गिनते हैं और कुछ जो विद्वान हैं वो अपभ्रंश के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत नहीं गिनते। इसीलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस विद्वान ने क्या उसकी समय अवधि मानी है आदिकाल की और क्यों मानी है, किसने अपभ्रंश साहित्य को उसके अंतर्गत रखा है और किसने नहीं रखा। तो ये सारी चीजें आपको प्रश्नों की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आपने बिल्कुल ध्यान से इसको समझना है ताकि जब इसमें से आपको प्रश्न पूछे जाए तो आप उसका आसानी से उत्तर दे सके। देखिए, जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की बात करते हैं तो सबसे पहले जिस विद्वान ने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास किया वो है गारसादा तासी। ये चीज भी आपको पहले बता दी गई है। तो गारसादा तासी का और उसके बाद आते हैं शिव सिंह सेंगर। अगर हम इन दोनों के इतिहास ग्रंथ को, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ से संबंधित जो इनके ग्रंथ हैं उनको अगर देखें तो उसमें कहीं भी काल विभाजन या सीमांकन का जो प्रबंध है वो नहीं इन्होंने किया, यानी इन्होंने काल विभाजन का कोई भी प्रयास जो है वो नहीं किया। सबसे पहले ग्रियर्सन के द्वारा ही जो काल विभाजन है वो किया गया था हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले ग्रियर्सन ने काल विभाजन का जो प्रयास किया था और ग्रियर्सन ने ईसवी सन में जो काल विभाजन है वो हिंदी साहित्य का किया था, मतलब रचनाओं के ईसवी सन के आधार पर। क्योंकि जो ग्रियर्सन है वो एक अंग्रेजी विद्वान है, अंग्रेजी के विद्वान थे, अंग्रेजी में ही इनका जो ग्रंथ है वो प्रकाशित हुआ था। तो इन्होंने अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से ही जो ईसवी सन है उनको आधार बनाते हुए इन्होंने काल विभाजन किया था। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि ग्रियर्सन ने 700 ईस्वी से लेके 1400 ईस्वी तक का जो समय है वो माना है आदिकाल का, यानी कि जो 700 ईस्वी से मतलब ये अपभ्रंश साहित्य को भी आदिकाल के साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पे देखिए समय अवधि से हमें ज्ञात हो जाता है जो 1000 से पहले का जो जिसने समय माना है, मतलब उसने अपभ्रंश के साहित्य को भी हिंदी साहित्य के आदिकालीन साहित्य में शामिल किया है, उन्होंने उसको भी आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत रखा है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए ये ईसवी सन है, ये चीज का भी आपने ध्यान जरूर रखना है। अगर आपको परीक्षा में जो प्रश्न है वो पूछ लिया जाता है, आपको आंकड़े तो याद हैं कि 700 है, या अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये देखें हमें ये तो याद है कि 1050 से 1375 तक उन्होंने काल विभाजन किया है, परंतु अगर हमें ये नहीं पता कि वो विक्रमी संवत में है या ईसवी सन में, या हम इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देंगे जब हम उत्तर देंगे प्रश्न का, तो हमारा उत्तर गलत होने की संभावना है। ठीक है, तो आपको ये चीज का भी ध्यान रखना है कि किस विद्वान ने विक्रमी संवत में जो है काल विभाजन किया है और किस विद्वान ने ईसवी सन में जो है काल विभाजन किया है। ये यहाँ पे जो सूची मैं आपको प्रदान कर रही हूँ, जिसके माध्यम से मैं आपको समझा रही हूँ, ये मैंने उनके ग्रंथों से ही जो प्रमाणिक जो तथ्य है, प्रमाणिक जो उनका काल विभाजन है उसको ही यहाँ पे लिखा है, ताकि आपको जब आप इसको याद करो, जब आप इसको रिवाइज करो तो आपको ये चीज़ों में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आपको इस चीज़ का ज़रूर और ज़रूर ध्यान देना है कि विक्रमी संवत और ईसवी सन ये हमेशा आपने देखना है जब भी आप उत्तर दोगे कि किस विद्वान के संबंध में ये पूछा जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपको
प्रश्न है जो वो पूछा गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है। तो अगर वहां पे आप ये चीज तो देख लो, पर यहाँ पे ईस्वी लिखा हुआ हो उत्तर में, ऑप्शन में, और उस आपने उसको लगा दिया, उस पे निशान लगा दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे विक्रमी संवत भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ईस्वी सन की बात की गई है या विक्रमी संवत की बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रियर्सन ने काल विभाजन का प्रयास किया और 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक का इन्होंने समय माना है आदिकाल का। अपभ्रंश के साहित्य को ये आदिकाल के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं विक्रमी संवत में मिश्र बंधुओं ने जो काल विभाजन किया है। ग्रियर्सन के बाद जिन्होंने काल विभाजन का प्रयास किया है या जिन्होंने अपने ग्रंथ में काल विभाजन किया है, ग्रंथ कौन सा है इनका मिश्र बंधुओं का? मिश्र बंधु विनोद। ये भी बार बार जब आप चीजें रिपीट करेंगे हम तो हमें याद हो जाएंगे। ठीक है जी। तो मिश्र बंधु विनोद में इन्होंने 700 विक्रमी संवत से 1414 विक्रमी संवत जो समय है वो आदिकाल का माना है। अब यहाँ पे देखिए ये विक्रमी संवत है, 700 ईस्वी नहीं है। ठीक है। तो जो मिश्र बंधु हैं वो ग्रियर्सन से भी 57 वर्ष पहले आदिकाल का आरंभ जो है वो मानते हैं। ठीक है। मिश्र बंधुओं से भी 57 वर्ष पहले वो आदिकाल का क्या है, समय मानते हैं। यानी कि 643 ईस्वी से अगर हम इसको ईस्वी में परिवर्तित करके देखें, 57 माइनस करके इसमें से, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो मिश्र बंधु हैं वो 643 ईस्वी से, इस प्रकार से भी आपको जो प्रश्न है वो पूछा जा सकता है कि मिश्र बंधुओं के अनुसार जो आदिकाल का आरंभ है वो कब माना गया है। मान लीजिए ऑप्शन में आपको एक जगह ये दिया हुआ है, आप ढूंढोगे कि 700 कहाँ है ना, आप अंक ढूंढोगे कि 700 कहाँ है, और उत्तर में आपको ईस्वी में दे दिया गया है। तो यहाँ पे आपको अपने जो कंसेप्ट की जो नॉलेज है, जो धारणा, यहाँ पे आपको इसीलिए ये चीजें बार बार अच्छे से समझाई जा रही हैं ताकि आपको इसकी अवधारणा समझ आ जाए कि किस प्रकार से जो प्रश्न है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए भी पूछा जा सकता है। परंतु अगर आपने इसको अच्छे से समझ के पढ़ा होगा तो किसी भी तरीके से आपको प्रश्न पूछा जाए आप उसका उत्तर दे सकते हो। तो यहाँ पे आपने इसको बिल्कुल भी रटना नहीं है, समझ के जाना है कि यहाँ पे 700 विक्रमी संवत है। अगर ईस्वी में पूछा जाए आपको तो ईस्वी में 643 ईस्वी से वो इसका आरंभ मानते हैं। और ये जो अंतिम सीमा है वो लगभग ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं की एक समान है। अगर इसमें से हम 57 माइनस करेंगे तो 1300 हमारा 87 के करीब जो आएगा अंक, तो वही ईस्वी लगभग उन्होंने मानी है जो हमारे ग्रियर्सन ने मानी है। थोड़े ही वर्षों के अंतर से वो जो इसका अंत है, आदिकाल का जो अंत है, वो दोनों ही समान मानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें जो प्रश्न है वो किस तरह से पूछा गया है और हमें उसका उत्तर जो है वो सही अपनी समझ के आधार पे देना है, ना कि हमें उसको रट के जाना है। क्योंकि जब हम रट लेते हैं चीजों को तो वो चीजें क्या है, प्रश्न पूछने वाला हमें कंफ्यूज कर देता है। आपको इन अंकों के साथ साथ इनके पीछे की जो अवधारणा है, इनके पीछे का जो समझ है वो भी आपके पास होनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ये देखिए मिश्र बंधुओं ने भी अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत रखा है। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनके काल विभाजन को सबसे प्रमाणिक काल विभाजन माना जाता है। जब भी कोई साहित्य का विद्यार्थी, हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन शुरू करता है तो उसके लिए जो साधारण रूप में एक काल विभाजन अध्यापक द्वारा उसको पढ़ाया जाता है, या जो वो सबसे पहले पढ़ता है, समझता है इतिहास को समझने के लिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए, तो वो आचार्य शुक्ल का ही विभाजन होता है। काल विभाजन सबसे प्रमाणिक या सर्वमान्य जो है वो यही काल विभाजन है। क्या है काल विभाजन? सबसे पहले तो देखिए इन्होंने विक्रमी संवत में काल विभाजन किया है। ठीक है जी। विक्रमी संवत में इन्होंने काल विभाजन किया है और इन्होंने 1050 से 1375 तक का समय जो है वो आदिकाल का माना है। यानी कि जो अपभ्रंश साहित्य है उसको ये आदिकालीन साहित्य में शामिल नहीं करते, पर अपने ग्रंथ में पूर्व पीठिका के रूप में इन्होंने
अपभ्रंश साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य को रखा है। तो आप जब इनके ग्रंथ को देखोगे, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने अपभ्रंश साहित्य को आदिकालीन साहित्य से अलग उसकी पृष्ठभूमि, उसकी पूर्व पीठिका के रूप में रखते हुए आदिकाल की समय सीमा जो क्या है, विक्रमी संवत 1050 से 1375 जो है वो मानी है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार आपको पूछा जा सकता है कि आदिकाल का समय उन्होंने क्या माना है, तो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास जो अन्य विद्वान आते हैं वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी विक्रमी संवत में जो अपना सीमांकन है, आदिकाल का काल विभाजन है जो किया है, और इन्होंने 750 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत, ये देखिए यहाँ पे जो अंतिम सीमा है वो समान है। अंतिम सीमा दोनों आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी और राम कुमार वर्मा भी, देखिए जब हम तुलना करके दो विद्वानों की पढ़ते हैं, एक तो हमारी जो समझ है वो बढ़ती है और साथ साथ हमें तथ्यों को याद करना भी आसान रह जाता है। तो यहाँ पे अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा दोनों की जो अंतिम सीमा के ऊपर जो मत हैं वो समान है, परंतु आरंभिक सीमा पर जो मत है वो दोनों का विभिन्न है। क्यों अलग अलग है, विभिन्न क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो राम कुमार वर्मा हैं, इन्होंने आदिकाल को, या अगर हम यूं कहें कि इन्होंने आदिकालीन साहित्य को आगे दो भागों में बांटा है। सबसे पहले तो ये 750 संवत से जो 1000 संवत तक का जो समय है उसको ये कहते हैं संधि काल। ये इस प्रकार से भी बेटा आपको प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है कि यहाँ से यहाँ तक के साहित्य को राम कुमार वर्मा जी ने किस नाम से पुकारा है। वैसे ये आदिकाल को, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा है, उसे ये चारण काल कहते हैं। देखिए कैसे। उसके बाद 1000 से, ये विक्रमी संवत है, ध्यान रखना आपने, ईसवी सन नहीं है। ठीक है जी, विक्रमी संवत है ये, विक्रमी संवत, क्योंकि इन्होंने भी जो काल विभाजन किया है वो विक्रमी संवत में किया है। 1375 इसको इन्होंने चारण काल कहा है, चारण काल। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने आगे दो भागों में आदिकाल को विभक्त कर दिया है, बांट दिया है। एक है संधि काल और दूसरा है चारण काल। संधि काल को ये उस समय को, जब हिंदी भाषा और अपभ्रंश भाषा आपस में संधि कर रही थी, मिल रही थी, उस काल को, उस काल के साहित्य को इन्होंने क्या कहा है, संधि काल कहा है। और जब जो हिंदी के स्पष्ट जो उदाहरण हमें साहित्य में देखने को मिलते हैं, जिसमें से रासो साहित्य को इन्होंने भी मुख्य माना है, रासो साहित्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी मुख्य माना है, और उस साहित्य को इन्होंने क्या कहा है, चारण काल, या उस साहित्य को चारण साहित्य कहा है, क्योंकि वो चारण कवियों के द्वारा, चारण कवि मैंने आपको बताए थे कि चारण कवि वे कवि थे जो राजा के दरबारी कवि थे और राजा के दरबार में रह के उसकी प्रशंसा के लिए साहित्य की रचना करते थे। तो उस समय के साहित्य को इन्होंने क्या कहा है, चारण काल कहा है, क्योंकि उस समय जो ज्यादातर जो साहित्य था वो चारण कवियों के द्वारा रचित था। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अगर आपको जो प्रश्न है वो पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के अनुसार आदिकाल की समय सीमा क्या है, तो वो आप ये बताओगे। अब इसके आगे जो दो भाग हैं ये भी आपको पता होने चाहिए कि संधि काल और चारण काल। ठीक है, संधि काल का समय जो है वो 750 से 1000 है और 1000 से 1375 तक, मतलब जिस काल को, जिस समय सीमा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल कहते हैं, उसे जो राम कुमार वर्मा है वो क्या कहते हैं, चारण काल कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि अगर आपको साधारण रूप से प्रश्न पूछा जाए कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के अनुसार आदिकाल, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने आदिकाल को क्या कहा है, किस नाम से पुकारा है, आगे हम करेंगे, तो ऑप्शन में अगर संधि काल या चारण काल दोनों हैं तो दोनों तो वैसे देखो ऑप्शन नहीं होंगे, इट मीन्स वो एक ऑब्जेक्शनल क्वेश्चन बन जाएगा। या अगर चारण काल है तो चारण काल आप चुनोगे, अगर संधि काल है तो संधि काल आप चुनोगे। पर जनरली जो आपको
ऑप्शन में चारण काल ही दिया होगा, क्योंकि जो हम यहाँ पे जो समय सीमा अगर हम देखें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, तो ये समय सीमा आदिकाल की बनती है और इसी को इन्होंने चारण काल कहा है। तो आपका उत्तर जो होगा वो चारण काल ही सही होगा। पर अगर आपको संधि काल भी दिया हुआ है ऑप्शन में, तो वो भी आप उत्तर में लगा सकते हो, वो भी आपका गलत उत्तर नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने आदिकाल को दो नामों से पुकारा है, दो भागों में बांटते हुए दो नाम उसको दिए हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद जो हमारे सामने जो विद्वान आते हैं वो हैं गणपति चंद्र गुप्त, जिनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ठीक है, तो इन्होंने ये विक्रमी संवत में इन्होंने नहीं किया, तो इन्होंने जो अपना विभाजन किया है, जो काल विभाजन किया है, वो वैज्ञानिक आधार मानते हुए, क्योंकि इनका ग्रंथ है वैज्ञानिक इतिहास, तो इन्होंने वैज्ञानिक तथ्यों को आधार मानते हुए अपना काल विभाजन किया है। ये जो है इन्होंने देखिए, अब यहाँ पे जो ये समय आरंभिक समय है, जो अंतिम समय है वो लगभग सभी विद्वानों का समान है, परंतु आरंभिक समय से संबंधित हर विद्वान के अलग अलग मत जो हमें यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने आरंभिक सीमा के संबंध में अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन के साथ इनकी तुलना करें तो बहुत बाद में इनका जो आरंभ ये आदिकाल का मानते हैं। ये 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक आदिकाल का जो समय है वो मानते हैं। परंतु ये यहाँ पे क्यों इनका जो ये एक तो इन्होंने अपभ्रंश साहित्य को देखो इसके अंतर्गत नहीं रखा, बिल्कुल भी नहीं रखा, क्योंकि ये कहते हैं कि अपभ्रंश साहित्य अपभ्रंश है, उसका हिंदी साहित्य के साथ कोई भी संबंध नहीं है। इस बात का जिक्र इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में किया है, चाहे इन्होंने भी उसका थोड़ा थोड़ा जो जिक्र है वो किया है, परंतु उसको ये हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य ना मानते हुए अपभ्रंश का साहित्य मानते हैं और इसको आदिकाल के अंतर्गत नहीं रखते। और ये यहाँ पर आके जो जब हम इनके पहले कवि के बारे में बात करेंगे तब भी मैं ये चीज आपको बताऊंगी, यहाँ पे आके एक रचना इनको मिलती है, जिस रचना के आधार पे ये तथ्य प्रदान करते हैं कि ये जो रचना है ये प्रमाणिक सबूत है हमारे पास कि यहाँ से ही हिंदी जो है वो स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलती है। इससे पहले के जो ग्रंथ हैं, इससे पहले की जो रचनाएं हैं, वहां पे हिंदी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती, अपभ्रंश का ही ज्यादा प्रभाव जो है वो दिखाई पड़ता है। इसलिए इन्होंने इस रचना से हिंदी साहित्य के आदिकाल का आरंभ जो है वो माना है। अगर आप हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें, हमने पहले भी जब उनका काल विभाजन किया था, हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा की बात की थी, तो वो तो 12वीं 13वीं शताब्दी से जो संदेश रासक जो रचना है, अब्दुल रहमान को वो प्रथम कवि मानते हैं, तो वो उससे इनसे भी बाद में जो हमें दिखाई पड़ता है स्पष्ट रूप हिंदी का, तो वो वहां से मानते हैं हिंदी के आदिकाल का आरंभ। तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, पर सर्वमान्य रूप से हम आदिकाल का जो समय है वो 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी मान लेते हैं। ये जो सारी चीजें यहाँ पे हमने पढ़ी हैं, समझी हैं, ये उसका एक सार है, उसका एक एसेंस है, ताकि आपको साधारण रूप से पता चल जाए। परंतु आपको एग्जाम में साधारण सर्वमान्य रूप से नहीं पूछा जाएगा, आपको विद्वानों के नाम के साथ ही पूछा जाएगा, और विद्वानों के नाम में से भी सबसे जो महत्वपूर्ण काल विभाजन या सीमांकन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो इसको आपने ध्यान रखना है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, इन दो विद्वानों को छोड़कर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गणपति चंद्र गुप्त, इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी ने अपभ्रंश साहित्य को आदिकाल की सीमा के अंतर्गत रखा है। ठीक है जी, रामकुमार वर्मा ने भी, मिश्र बंधु ने भी, ग्रियर्सन ने भी। तो यहाँ पे आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है कि किस विद्वान ने अपभ्रंश साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत रखा है और किस विद्वान ने अपभ्रंश साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत नहीं रखा। पूर्व पीठिका के रूप में दोनों ने ही अपभ्रंश साहित्य की बात की है, गणपति चंद्र गुप्त ने भी की है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी की है, परंतु ये उस आदिकाल के अंतर्गत इसे नहीं रखते। उससे पहले के साहित्य के पृष्ठभूमि के आधार पर ये उसका अध्ययन या उसका जिक्र, उसका वर्णन जरूर इन्होंने अपने ग्रंथों में किया है, परंतु उसका आदिकाल के साहित्य से ये संबंध जो है वो नहीं मानते, अलग करके उसे रखते हैं, अलग करके उसका अध्ययन करते हैं। चलिए आगे जो अगला जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है,
नामकरण से संबंधित। ये जो प्रश्न है वो पूछ लिए जाते हैं मिलान में कि किस विद्वान ने आदिकाल को क्या नाम दिया है। ठीक है, तो ये भी आपको प्रश्न या एक इस तरह से एक बार जो आया था प्रश्न, मुझे याद है जो प्रीवियस ईयर पेपर में, उसमें पूछा गया था कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार आदिकाल का नाम क्या है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ये सूची आपको प्रदान की जा रही है, नोट्स में भी आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको एक बार मैं समझा देती हूँ ताकि आपको याद रहे ये चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम आदिकाल जो हमारा मुख्य शब्द है या मुख्य नाम है आदिकाल, ये किसके द्वारा दिया गया था? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिया गया था। और आदिकाल का सर्वप्रथम प्रयोग, इस काल के लिए आदिकाल का सर्वप्रथम प्रयोग भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि किसके द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था इस समय सीमा के लिए आदिकाल का, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो तो इस काल को वीर गाथा काल से नाम से पुकारते हैं। जब हमने काल विभाजन किया था हिंदी साहित्य के इतिहास का, जब हम परंपरा के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इन्होंने दोहरा नामकरण का प्रयोग किया है। आदिकाल को ये वीर गाथा काल कहते हैं और वीर गाथा काल को आचार्य हजारी प्रसाद जो द्विवेदी हैं वो आदिकाल कहते हैं। सबसे पहले इन्होंने ही आदिकाल शब्द का, आदिकाल नाम का प्रयोग इस काल के लिए किया। उसके बाद देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो वीर गाथा काल कहते हैं क्योंकि ये रासो साहित्य को ही मूल साहित्य मानते हैं इस काल का। और ये कहते हैं कि इस काल में वीर रसात्मक जो वीर काव्य परंपरा की जो रचनाएं हैं वो ज्यादा हुई हैं। मूल प्रवृत्ति जो है वो वीरता है, वीर रस है, इसीलिए इन्होंने इसको वीर गाथा काल कहा है। देखिए वीर गाथा मतलब जिसमें वीरों की गाथाएं गाई गई हैं। ठीक है जी, उसके बाद ये देखिए आ गया हमारे पास वही जो मैंने आपको बताया था, ये पिछले जो हमारे पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर, इंपॉर्टेंट है ये नाम। ये यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये जो पिछले हमारे पेपर हुए हैं उसमें ये जो प्रश्न है वो बार बार आया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार जो आदिकाल को क्या कहा गया है? आदिकाल को बीजपन काल कहा गया है। बीजपन मतलब जिस काल में हिंदी के बीज पनप रहे थे। बीज मतलब हिंदी अभी स्पष्ट रूप से हमारे सामने नहीं दिखाई देने लगी थी, पर उसका जो धीरे धीरे जो विकास है, जो उसके बीज हैं, वो वहाँ पे हमें दिखाई देने लग जाते हैं जब हम आदिकालीन साहित्य को देखते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए वही बात आ गई, रामकुमार वर्मा जी ने संधि काल और चारण काल, तो दोनों ही ये मैं आपको पहले भी इसके पीछे बता के आई हूँ कि संधि काल और चारण काल दोनों ही नाम, संधि काल 750 से 1000 संवत तक का जो समय है उसको इन्होंने संधि काल कहा है, और चारण काल किसको कहा है? जो 1000 से लेकर 1375 संवत तक का जो समय है उसको इन्होंने चारण काल का है। ठीक है जी, राहुल संकृत्यान ये भी महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी जो प्रश्न है वो पूछा जाता है। राहुल संकृत्यान ने इन्होंने सिद्ध सामंत, यहाँ पे सामंत काल है पर यहाँ पे आप ठीक कर लें, ये है सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल। ठीक है बेटा, तो राहुल संकृत्यान ने सिद्धों और सामंत, सामंत तो क्या है? राजा लोग। ठीक है, तो इस काल में जो दो तरह का साहित्य राहुल संकृत्यान जी के अनुसार के दो तरह का साहित्य है जो देखने को मिलता है, एक है सिद्ध साहित्य, और ये लिखा हुआ है मुझे दिखाई नहीं दिया, सॉरी, ये यहाँ पे आना था डैश। ठीक है, चलो, सिद्ध सामंत काल इनको कहा है। और सिद्ध सामंत दो तरह का जो साहित्य है इस काल में देखने को मिलता है, सिद्धों का और सामंतों का। सामंतों का मतलब जो चारण कवियों के द्वारा आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए जो साहित्य लिखा है, और दूसरा जो आगे हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य के बारे में, वो साहित्य। तो इसके आधार पर ही इन्होंने इसे सिद्ध सामंत काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल इसको कहा है। ठीक है जी, गणपति चंद्र गुप्त ने भी प्रारंभिक काल और शून्य काल, ठीक है, प्रारंभिक काल और शून्य काल कह के आदिकाल को पुकारा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल, ठीक है जी, धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल, और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है चंद्र शर्मा गुलेरी, जिन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी भी कहा है। ये मैंने पहले आपको बताया है, इससे पहले की क्लास में हमने जब हम अपभ्रंश के बारे में पढ़ रहे थे कि किस विद्वान ने अपभ्रंश को क्या कहकर पुकारा है, तब भी मैंने आपको बताया था कि चंद्र शर्मा गुलेरी जो हैं उन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहकर पुकारा है, और आदिकाल को इन्होंने
अपभ्रंश नाम से, अपभ्रंश काल के नाम से संबोधित किया है। ग्रियर्सन ने चारण काल, जब हम ग्रियर्सन का काल विभाजन देखते हैं तो वहां पे उन्होंने चारण काल के नाम से इस समय 700 ईस्वी से 1400, अभी हमने किया है ना, 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक का जो समय है वो माना है ग्रियर्सन ने, और इस समय को उसने क्या नाम दिया है, चारण काल। चारण वही है चारण कवियों के द्वारा, ठीक है, जो रामकुमार वर्मा जी भी इसे चारण काल कह रहे हैं, जो चारण कवियों के द्वारा साहित्य रचा गया है अपने आश्रयदाताओं के लिए, ठीक है जी। अब यहाँ देखिए रामाशंकर शुक्ल रसाल, ये हिंदी काव्य धारा इनका, राहुल संकृत्यान का जो ग्रंथ है हिंदी काव्य धारा इनका है, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इनका एक ग्रंथ है। उसमें इन्होंने जय काव्य काल का है। जय काव्य काल मतलब वही जिसमें युद्ध में जो राजा लोग लड़ने जा रहे हैं उनके जय घोषों की आवाज जो सुनाई देती है, इसीलिए उन्होंने जय काव्य काल इसको कहा है, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, इनका जो राहुल संकृत्यान का जो ग्रंथ है हिंदी, ये भी आप नोट कर लेना, काव्य धारा। ये जब हमने साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की थी तब मैंने आपको महत्वपूर्ण ग्रंथ बताए थे, तो उस समय ये जो ग्रंथ था वो रह गया था, तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि राहुल संकृत्यान जी का ग्रंथ है हिंदी काव्य धारा, जिसमें इन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल जो है वो कहा है। चलिए आगे चलते हैं। मोहन अवस्थी, सुमन राजे, सुमन राजे वही हैं ये जिनका हमने इतिहास ग्रंथ का जिक्र किया था, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है ना। तो आधे इतिहास में इन्होंने केवल स्त्री जो लेखक लेखिकाएं हैं कवि हैं उनका ही जिक्र अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में किया है। उसमें इन्होंने आधार काल कहा है आदिकाल को, ठीक है जी, क्या कहा है, आधार काल। तो इस प्रकार से ये जो अलग से नाम है, जो जिसमें अलग सी बात जो है वो की गई है, वो आपको जरूर ध्यान में रखने हैं। और जो कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जिनकी बार बार रिपीट होते हैं, बार बार जिनका नाम आता है, तो उनको भी आपने जरूर ध्यान में रखना है कि इन्होंने क्या कहा है, ठीक है जी। उसके बाद है राम प्रसाद मिश्र। राम प्रसाद मिश्र जी क्या कहते हैं, संक्रांति काल। संक्रांति मतलब जिसमें संक्रमण हो रहा है, जो हमारी अपभ्रंश है वो हिंदी को क्या कर रहे हैं, संक्रमित कर रहे हैं, हिंदी जो है वो धीरे धीरे विकसित हो रही है, ठीक है। तो इसको इन्होंने क्या कहा है, संक्रांति काल। उसके बाद श्याम सुंदर दास, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। श्याम सुंदर दास ने वीर काल और अपभ्रंश काल कहा है। आपको ऑप्शन में वीर काल भी दिया जा सकता है और अपभ्रंश काल जो है वो भी दिया जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें किस संदर्भ में ये जो पूछा गया है प्रश्न श्याम सुंदर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज देखिए कि अपभ्रंश काल, यहाँ पे एक चंद्र शर्मा गुलेरी भी अपभ्रंश काल का प्रयोग कर रहे हैं, धीरेन्द्र वर्मा भी अपभ्रंश काल का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे श्याम सुंदर दास जो है वो भी अपभ्रंश काल जो नाम का प्रयोग कर रहे हैं। तो आपको इस प्रकार से भी प्रश्न जो पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपभ्रंश काल का प्रयोग नहीं किया। तो इन तीन नामों को छोड़ के जो चौथा नाम होगा वही आपका उत्तर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, जो एक समान से नाम जिन्होंने प्रयोग किए हैं, जैसे देखिए मिश्र बंधुओं ने और गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल ये एक जैसा नाम है ना। और चारण काल रामकुमार वर्मा ने भी किया है, ग्रियर्सन ने भी चारण। तो इस प्रकार से जब आप अपनी सूची तैयार करोगे, यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए ये सारी चीजें अलग अलग लिखी हैं, पर जब आप अपनी एक सूची तैयार करोगे तो उसमें आपने इस तरह से जो एक समान नाम जिनके हैं, जिन्होंने एक जैसे नामों का प्रयोग किया है, उनको आप एक सूची में डाल लें, ताकि आपको जब प्रश्न पूछा जाए इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसने अपभ्रंश काल नहीं कहा आदिकाल को। तो जब आपको तीन नाम पता होंगे पहले से ही, तो जो चौथा नाम होगा उसको ही आप चुनोगे, तो आपको याद करने में आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जब हम आदिकाल के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारे पास ये प्रश्न आता है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन सा है, हिंदी का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, हिंदी साहित्य का आरंभ कहाँ से हुआ। देखिए आरंभ के संबंध में हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, सीमांकन के संबंध में हमने पढ़ लिया, क्या उसको कहा जाता है, अलग अलग जो नाम है विद्वानों ने दिए हैं वो भी हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस विद्वान ने किसको हिंदी का प्रथम कवि माना है और सर्वमान्य मत क्या है, ठीक है। सर्वमान्य मत मतलब कि जो अगर हमें साधारण रूप से जो प्रश्न है वो पूछ लिया, आपको एक हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते
अगर कोई साधारण रूप से भी पूछ लेता है कि बताओ कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो वो आपको पता होना चाहिए। वो आपको तभी पता होगा होगा जब आप इन चीज़ों को अच्छे से समझोगे, पढ़ोगे। तो यहाँ पे ये देखिए, जो हमारे पास पहला ही जो हमारा नाम है सरहपा, यही हमारा सर्वमान्य मत है। ठीक है जी। सर्वमान्य मत, सर्वमान्य मतलब जो सबके द्वारा माना जाता है। ठीक है, सर्वमान्य मत के अनुसार कि राहुल संकृत्यान जी ने जो दिया है मत, उसको ही सर्वमान्य मत माना जाता है कि जो हिंदी का प्रथम कवि है, सर्वप्रथम कवि जो है वो सरहपा है। ठीक है, तो अगर आपको साधारण रूप से प्रश्न पूछा जाए, किसी का नाम, किसी विद्वान का नाम जो है वो नहीं दिया गया, परंतु आपको पूछ लिया गया कि हिंदी का प्रथम कवि कौन सा है, तो आपने उत्तर में सरहप्पा बताना है। और यहाँ पे देखिए इनका समय भी दिया गया है। यहाँ पे ये जो सरहप्पा है ये सिद्ध प्रथम सिद्ध भी हैं। ठीक है, जब हम सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ेंगे तब भी सरहप्पा के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, वहां पे भी ये चीज रिपीट होगी कि इन्हीं को ही हिंदी का प्रथम कवि जो है वो राहुल संकृत्यान जी के द्वारा माना गया है, और सर्वमान्य रूप से भी इन्हीं को ही हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सरहप्पा का समय जो है वो 769 ईस्वी माना गया है। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत पहले की जो समय है इनका। ठीक है, सिद्धों के समय में भी बहुत पहले का जो इनका समय है। तो राहुल संकृत्यान जी ने इनकी जो भाषा है उसको हिंदी के निकटवर्ती भाषा माना है, और ये जो भाषा, ये जो प्रथम कवि के रूप में वो इनको मानते हैं, राहुल संकृत्यान जी को। उसके बाद शिव सिंह सेंगर। अब ये तो देखिए सर्वमान्य मत हो गया। अलग अलग जो आचार्य रहे हैं, अलग अलग जो विद्वान रहे हैं, उन्होंने अपने अलग अलग जो मत हैं वो भी दिए हैं प्रथम कवि से संबंधित। उसके बाद हम देखते हैं कि शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड कवि को, ठीक है, जिसे पुष्पदंत भी कहा जाता है, ठीक है, पुष्पदंत भी कहीं कहीं पे नाम इसका प्रयोग हुआ है। तो 10वीं शताब्दी के जो कवि हैं, ये अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत जब हम पढ़ेंगे तो पुष्पदंत जी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अपभ्रंश साहित्य के पुष्य या पुण्य कवि को शिव सिंह सेंगर ने क्या माना है, प्रथम कवि माना है। अगर आपको प्रश्न आए कि शिव सिंह सेंगर ने किसको माना है, तो आप ये उत्तर ऑप्शन में होगा पुष्य या पुंड, तो उसको ही आप चुनोगे। ठीक है, उसके बाद देखिए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का ये नाम आ गया। मैंने जब हमने अभी अभी काल विभाजन के बारे में हम बात कर रहे थे, आदिकाल के आरंभिक सीमा के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो शीलभद्र सूरी का भारतेश्वर बाहुबली रास, इनकी एक रचना है, भारतेश्वर बाहुबली रास। ये जैन कवि थे, एक जैन आचार्य हैं ये, और इनकी जो रचना है ये इनकी रचना है। ठीक है, भारतेश्वर बाहुबली रास, इसको इस कवि को ही गणपति चंद्र गुप्त ने प्रथम कवि माना है, क्योंकि ये मानते हैं कि इस रचना में आकर ही हिंदी के स्पष्ट जो उदाहरण हैं, स्पष्ट जो हमें चीजें हैं वो दिखाई देती हैं। उससे पहले की जो रचनाएं हैं उसमें अपभ्रंश का प्रभाव जो है वो ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है जी, उसके बाद देखिए राम कुमार वर्मा जी ने स्वयंभू को, ये जो प्रश्न है बहुत बार आया है उसमें एग्जाम्स में, तो आपको इस चीज के ऊपर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना है, इसको हाईलाइट कर लेना है अच्छे से। ठीक है, ये किसको मानते हैं, स्वयंभू को प्रथम कवि मानते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। जब हमने इनका काल विभाजन भी देखा था तो ये 750 विक्रमी संवत से 750 से क्या मानते हैं, शुरुआत मानते हैं विक्रमी संवत। ये देखिए विक्रमी संवत। अब इसमें से जब हम 57 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 693 ईस्वी। तो 693 ईस्वी में जो कवि हुए हैं स्वयंभू, उसको ही ये क्या मानते हैं, प्रथम कवि मानते हैं, और यहाँ से ही ये आदिकाल का आरंभ भी मानते हैं। हजारे प्रसाद द्विवेदी, ये बार बार बात हमने कर ली है, अब्दुल रहमान 13वीं शताब्दी में। ठीक है, ये अब देखिए ये बहुत बाद में 1200 कुछ के लगभग ईस्वी ये के लगभग यहाँ पे ये मानते हैं कि जो प्रथम कवि, हिंदी के प्रथम कवि हैं अब्दुल रहमान, और इनकी रचना है संदेश रासक। इसकी बात हमने पहले भी बहुत बार की है, जब हम
हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा की बात कर रहे थे, इनकी ग्रंथ की बात की है, तब भी हमने इसकी बात की है। अब सीमांकन में भी मैंने आपको बताया था कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो अब्दुल रहमान को प्रथम कवि मानते हैं, बहुत बाद में ये मानते हैं कि आदिकाल का जो स्पष्ट कहते हैं, जो स्पष्ट दर्शन है या जो स्पष्ट दिखाई पड़ता है वो यहाँ से हमें दिखाई पड़ता है, हिंदी के साहित्य के का आरंभ। ठीक है जी। अब ये देखिए बच्चन सिंह का एक और ही अलग मत हमारे सामने आता है। ये 15वीं शताब्दी में आकर जो विद्यापति हुए हैं, मैथिली कोकिल जिन्हें कहा जाता है, जिनकी रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, तो ये जो विद्यापति को तो जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो आदिकाल के अंतिम जो स्वतंत्र कवि हैं उनमें शामिल करते हैं और अंतिम रचनाओं में देखते हैं, परंतु ये जो बच्चन सिंह है ये अपना अलग ही एक मत प्रस्तुत कर रहे हैं, ये विद्यापति को प्रथम कवि मानते हैं। तो इस प्रकार से भी जो प्रश्न है वो आ सकते हैं, आपको पूछा जा सकता है कि बच्चन सिंह जी के अनुसार किस कवि को प्रथम कवि जो है वो माना गया है, तो वो है विद्यापति। अब ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है बच्चन सिंह से संबंधित कि प्रथम कवि, क्योंकि ये अलग ही बात कर रहे हैं, अलग ही मत इन्होंने प्रस्तुत किया है बाकी सबसे। ये इनका जो समय है देखिए 15वीं शताब्दी तक आ गए हैं, ये बहुत आगे आके हिंदी साहित्य को, ये बहुत ही बाद वाला जो साहित्य है, अपभ्रंश का जो सारा साहित्य है वो इन्होंने बिल्कुल ही इसको छोड़ दिया है। सीधा ही ये विद्यापति को प्रथम कवि मानते हुए विद्यापति से ही हिंदी साहित्य के इतिहास को देखते हैं और शुरुआत ये यहीं से मानते हैं। उससे पहले ये कहते हैं कि बाकी जो सारा है वो अपभ्रंश का साहित्य है। राजा मुंज को चंद्र शर्मा गुलेरी, राजा मुंज का समय जो है वो 993 ईस्वी जो है वो माना है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी जो है वो राजा मुंज को प्रथम कवि मानते हैं। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी राजा मुंज और भोज को प्रथम कवि मानते हैं। देखिए वैसे तो इन्होंने महाकवि के रूप में चंद्रबरदाई को माना है और महाकाव्य के रूप में पृथ्वीराज रासो को माना है, परंतु जब हम इनका हिंदी साहित्य का इतिहास को देखते हैं तो पूर्व पीठिका में इन्होंने इस चीज को स्पष्ट किया है कि प्रथम कवि के रूप में राजा मुंज जो हैं उनका ही हमें प्रमाण देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार प्रथम कवि कौन से हैं, तो वो क्या होगा, राजा मुंज व भोज। दोनों में से एक चीज ऑप्शन में आपके पास होगी, तो आपने देख लेना है कि क्या आपको पूछा गया है, ऑप्शन में वो चीज है तो उसको ही आपने मार्क करना है। मिश्र बंधु, पुष्य और पुंड कवियों को, ये हमने बात पहले भी कर ली। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मिश्र बंधु जो है वो पुष्य, पुष्पदंत, पुंड कवि को कहते हैं। ये पहले भी हमने इसके संबंध में जो है वो बात की है। शिव सिंह सेंगर, अब यहाँ पे देखिए शिव सिंह सेंगर और मिश्र बंधु दोनों ही एक समान मत रखते हैं, वो भी पुष्य और पुंड कवि को पहला कवि मानते हैं और ये भी मिश्र बंधु भी मानते हैं और शिव सिंह सेंगर भी मानते हैं। ठीक है जी, तो जो समान मत वाले हैं उनको आपने एक साथ रख लेना है ताकि आपको पढ़ने में समझने में आसानी हो। ठीक है, तो सर्वमान्य रूप से ये देखिए यहाँ पे मैंने बता रखा है हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, सरहप्पा को। सरहप्पा सिद्ध थे, प्रथम सिद्ध भी इन्हें माना जाता है और प्रथम हिंदी का कवि जो है वो भी नहीं माना जाता है, जिसको किसने माना है, राहुल शंकरत्यान जी ने। ठीक है जी, उसके बाद है हिंदी साहित्य की प्रथम रचना। अब यहाँ पे हम प्रथम कवियों की बात कर रहे हैं। सरहप्पा को प्रथम कवि तो माना जाता है, परंतु इनकी जो रचना है या इनका जो ग्रंथ है वो हमें उस प्रकार से ग्रंथ के रूप में नहीं मिलता। इनके कुछ पद या कुछ रचनाएं ही हमें प्राप्त होती हैं। तो ये प्रथम कवि के रूप में तो हिंदी के प्रथम कवि के रूप में तो स्थापित हैं, परंतु इनका कोई भी ग्रंथ जो है वो प्रथम ग्रंथ के रूप में स्थापित नहीं है। तो प्रथम ग्रंथ के रूप में कौन सी जो रचना हमारे सामने आती है वो है शावकाचार। शावकाचार जो है एक जैन साहित्य, जैन कवि आचार्य देवसेन द्वारा 933 ईस्वी में इसकी रचना जो है वो की गई है और इसको क्या माना गया है, हिंदी का सर्वप्रथम रचना के रूप में स्वीकार किया। अब अगर आपको प्रश्न जो है वो प्रथम कवि के रूप में पूछा जाए तो प्रथम कवि आप सरहप्पा को लगाओगे, परंतु अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है या हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है, तो वहां पे शावकाचार आपका उत्तर होना चाहिए और प्रथम ग्रंथकार के रूप में देवसेन का जो नाम है वो लिया जाता है। माना जाता है कि इनका जो ग्रंथ शावकाचार है, जैन आचार्य थे ये देवसेन, और इनका जो ग्रंथ है शावकाचार
उसको ही प्रथम ग्रंथ के रूप में माना। जब हम रास साहित्य के अंतर्गत पढ़ेंगे तब हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे जो जैन साहित्य के अंतर्गत आता है। ठीक है जी। इस रचना में कुल 250 पद दोहे हैं। ठीक है जी। शावक धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। गृहस्थ धर्म उस वर्णन का केंद्र है। ठीक है। तो ये जो यहाँ पे ये जो ग्रंथ है, ये असल में जो ये ग्रंथ है, ये जो जैन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई है। इसीलिए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इन ग्रंथों को साहित्यिक दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं मानते, परंतु वहां पे भी उन्होंने इसका जो वर्णन है, शावकाचार का जो वर्णन है वो किया है प्रथम ग्रंथ के रूप में। वो मानते हैं कि ये प्रथम ग्रंथ के रूप में ये जो रचना है शावकाचार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने प्रथम कवि कौन है, प्रथम ग्रंथकार कौन है, आदिकाल का जो नाम है, विभिन्न विद्वानों ने क्या दिया है, समय सीमा क्या दी है, वो सारी चीज़ों को हमने डिटेल में जो है वो समझ लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ का डाउट लगता है तो जब भी आपकी लाइव सेशन में क्लास होती है तो वो चीज़ें आप पूछ सकते हैं, ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में ध्यान से अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये जो टॉपिक मैंने अभी आपको करवाए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से जो प्रश्न है वो ज़्यादातर पिछले पेपरों को अगर आप उठा के देखोगे तो ज़्यादातर जो प्रश्न है वो पूछे गए। ठीक है। तो चलिए यहीं पे हम अपनी जो कक्षा है वो ख़त्म करते हैं। अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।